अरे बहू, आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है। तो एक काम कर, खाने के साथ आज थोड़ा सलाद काट ले। थोड़ा ठंडा पेट में जाएगा तो अच्छा रहेगा। मैंने अभी रोहित के पापा से ढेर सारी सब्जियां मंगवा दी है। आप सही कह रही हो मम्मी जी, खाना तो ऑलमोस्ट बन ही गया है। मैं अभी सलाद काट देती हूँ, ये हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। मैं बस अभी लाई। तारा रसोई में जाकर एक प्लेट सलाद काट कर टेबल पर रख देती है, जिसे देखकर सास के तो तेवर ही बदल जाते हैं। अरे बहू, ये क्या, 2 खीरे और 2 गाजर काट कर ले आई? अरे मैंने इतना खर्चा किया है सब्जियों पर, थोड़ा ज्यादा सब्जियां काट लेती। लेकिन मम्मी जी, इससे ज्यादा सलाद कौन ही खाएगा? ज्यादा काटने से सब्जियां वेस्ट हो जाएंगी। अरे बहू, तुझे क्या पता, तुझे कुछ महीने हुए इस घर में आए हुए, अभी तो यहाँ के बारे में ज्यादा जानती नहीं है। सब लोग सलाद मांगते हैं। मैं तुझे सब्जियां धोकर ला देती हूँ, तू सब्जियां काट देना। इतना बोलकर सास रसोई में चली जाती है सब्जियां लेने। दरअसल तारा की शादी अभी कुछ समय पहले ही शर्मा परिवार में हुई थी। सब कुछ नया नया था उसके लिए, और तभी गर्मियां भी शुरू हो गई थी। लगता है ये लोग सलाद शौक से खाते हैं। अभी इन लोगों के बारे में ज्यादा जानती भी नहीं हूँ। धीरे धीरे सब जान जाऊंगी और सबका दिल जीत लूंगी। तारा सोच ही रही थी, तभी उसकी सास 2-3 बड़ी प्लेट सब्जियों से भरी और चाकू से लाकर थमा देती है, जिसे देखकर तारा के तो होश ही उड़ जाते हैं। ये मैंने अच्छे से धो दिया, सबकी सब सब्जियां काट लें। पर मम्मी जी, हम किसी की दावत कर रहे हैं जो इतनी सारी सब्जियां। तुझे जितना बोला है ना उतना कर। अरे तुझे पता है मेरे परिवार का, या मुझे पता है? चला फटाफट बना दे, समय भी जाएगा इसमें। तारा हैरान परेशान बेचारी 1 घंटे तक सलाद तैयार करती है। सास, दोनों बहुएं, ससुर सब डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। मम्मी जी, इतना सारा सलाद बनवाया है, आप तो बस प्याज ही खाए जा रही हैं, और ये खाना, ये इतना सारा सलाद कौन खाएगा? तो अब तुम मुझे खाने पर भी टोकेगी? खा तो रही हो ना, आराम आराम से खाऊंगी। बाकी सब भी तो है, वो सब भी खाएंगे। नैना भाभी, ये इतना सारा सलाद खराब हो जाएगा, आप भी थोड़ा खाइए ना। नहीं तारा, मुझे सलाद पसंद नहीं है। मैं तो बस खीरे का 1-2 पीस ही खाती हूँ, तुम खाओ। मुझे भी ज्यादा पसंद नहीं है भाभी, मैं तो बहुत कम ही खाती हूँ। अरे बहू, तो खाना बड़ा अच्छा बनाती है, खाकर स्वाद ही आ गया, एकदम तीखा और चटपटा। थैंक यू पापा जी, पर आपने तो सलाद खाया ही नहीं, ये तो ज्यों का त्यों है। मम्मी जी ने कहा था आप सबको सलाद बहुत पसंद है। नहीं बहू, मुझे तो तीखा मिर्च मसाला चाहिए। सब्जियां वब्जियां मुझसे नहीं खाई जाएगी। ये सुनकर तारा और चौंक जाती है। मम्मी जी, जब कोई सलाद खाता ही नहीं तो बनवाई क्यों इतनी सारी? अब ये सब्जियां वेस्ट जाएंगी। अरे इतनी सी सब्जियां खराब होने से हम कौन सा गरीब हो जाएंगे? अभी मेरे दोनों बेटों ने खाना नहीं खाया, जब वो खाना खाने आएंगे तब वो खाएंगे सलाद। अब इतने सवाल मत कर, सासू मां तेरी। तारा बेचारी चुप हो जाती है और अपने काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद तारा और नैना के पति लंच करने आते हैं, तो तारा दोनों के लिए खाना लगा देती है, साथ में वो बचा हुआ सलाद भी लगा देती है। दोनों खाना खाने लगते हैं। रोहित जी, विकास भैया, आप दोनों सलाद नहीं खा रहे? हम थोड़े जल्दी में हैं, फटाफट खाना खाकर निकलना है, और वैसे भी हम दोनों भाई इतना शौक से सलाद नहीं खाते। हाँ तारा, अरे भाई हम कोई बकरी थोड़ी ना ये जो ये कच्ची सब्जियां खाएंगे, और इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है, एकदम चटपटा। इसके सामने ये हरी कच्ची सब्जियां कौन खाएगा? सही कहा विकास भैया। अरे तारा, तुम ही खाओ ये कच्ची सब्जियां। ये देखकर तारा के होश गुल दोनों खाना खाकर चले जाते हैं। पूरा घर खाना खा चुका था, सलाद के नाम पर सिर्फ प्याज खत्म हुई थी, बाकी सारी की सारी सब्जियां जो की त्यों। शाम तक रखूंगी तो बासी हो जाएगी। जब ताजी सब्जियां किसी ने नहीं खाई तो ताजी कौन खाएगा? इनको फेंक ही देती हूँ। तारा सब्जियां फेंक देती है और शाम हो जाती है। आज तो बहुत थक गई, शुक्र है सब काम निपट गया। अब आराम से अपने कमरे में जाकर एसी की ठंडक में आराम करूंगी। गर्मी में भी रसोई संभालना बड़ा भारी हो जाता है। तभी सास रसोई में चली आती है और फिर से 3 प्लेट कच्ची सब्जियों से भरकर तारा को पकड़ा देती है। अरे बहू, मैं सब्जी मंडी गई थी ना, ये गाजर, खास सलाद वाली गाजर लेकर आई हूँ सब्जी मंडी से। मुझे वहाँ पे ना ये ककड़ी भी दिख गई। अरे भाई, मौसम है इनका, तो सोचा ले लेती हूँ, सलाद में काम आएंगी। इतना शौक से खाते हैं सब। ले, इन सबको काट दे। लेकिन मम्मी जी, यहाँ तो सलाद कोई खाता ही नहीं है। आपने भी तो सलाद के नाम पर सिर्फ प्याज खाई है। सारा सलाद वेस्ट हो गया, मुझे फेंकना पड़ा। अरे बहू, आज मन नहीं होगा किसी का, इसलिए नहीं खाया। देखना, रात में सब खाएंगे। वैसे भी रात में सब हल्का खाना ही लेना चाहते हैं, तो फटाफट से काट दे सारी सब्जियां, देखना सब खा जाएंगे।
लेकिन मम्मी जी खाना बनाने में ऑलरेडी इतना टाइम लग चुका है, अब 1-1.5 घंटा इतनी सारी सब्जियां काटने में लग जाएगा। ओहो बहू रानी, ये आपका ससुराल है, आपका मायका नहीं है। ससुराल में सास का कहा मानना पड़ता है। चलो काटो फटाफट से ये सारी सब्जियां और खाना लगाओ। सास बाहर चली जाती है और तारा बुझे मन से सब्जियां काटने लगती है। अच्छा खासा फ्री हो गई थी, फिर से मेरी सासू माँ को सलाद का भूत चढ़ गया। अरे जब कोई खाता ही नहीं तो इतना टाइम और सब्जियां वेस्ट क्यों करवानी है। तारा गुस्से से जलते भुनते सलाद काटकर खाना लगा देती है, पर दिन की तरह रात में भी कोई सलाद नहीं खाता। मम्मी जी आज भी किसी ने सलाद नहीं खाया, इतना क्यों कटवाती हो फिर? अरे नहीं खाया तो खाया करो, पता है कितना फायदा देता है, बीमारियों को पास भी नहीं फटकने देता। अरे तो सही कह रही है बहू, अब अपनी सास को ही देख लो, रोजाना प्लेट भरकर सलाद खाती है, तभी तो ना सोते वक्त इनके पैरों में दर्द होता है और ना सुबह उठते सर में दर्द। ससुर तारा की साइड लेकर अपनी पत्नी को छेड़ने लगते हैं। हाँ जी, आप भी उड़ा लो मेरा मजाक। अरे इस उम्र में थोड़ा बहुत दर्द तो हो ही जाता है, और बहू तो ये मत सोच के सलाद कौन खा रहा है कौन नहीं, बस टाइम से रोजाना इतना ही बनना चाहिए। बात आई समझ में? ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। सुबह और शाम तारा को ढेर सारी सब्जियां काटनी पड़ती। एक दिन बची हुई सब्जियां वो फेंक रही थी तो पड़ोस की 2 औरतें वहां आती हैं। अरे नीता बहन, शीतल बहन, आओ आओ, बड़े दिनों बाद नजर आई हो। वैसे गर्मी में एसी से कौन निकले। अब आ तो गए रीता बहन, लेकिन ये इतनी सारी सब्जियां तेरी बहू फेंक क्यों रही है? अरे वो बची हुई बासी सब्जी है, शाम में और ताजा बन जाएगी। अरे तो इतना पैसा आ रहा है क्या जो इतनी इतनी सब्जियां रोज फेंक रही हो? मैं रोज बाहर से देखती हूँ तेरी बहू को सब्जियां फेंकते हुए। अब इसमें भला बहू की क्या गलती है? नहीं है ना, अभी हाथ पड़ा नहीं है, कौन सा सामान कितना बनेगा कितना कटेगा, ज्यादा काट लेती है फिर फेंकना पड़ता है। अरे अनीता बहन, इतना ही पैसा आ रहा है तुम लोगों के पास तो हमें दे दो, हम ध्यान से चला लेंगे, ऐसे बर्बाद नहीं करेंगे। सही कहा अनीता, लगता है अपनी अनीता बहन और उसकी नई बहू पे कुछ ज्यादा ही पैसा आ रहा है जो ऐसे बर्बाद किया जा रहा है। अरे तुम लोग गलत समझ रहे हो, कच्ची सब्जियां तुमको भी खानी चाहिए। बॉडी देखो अपनी, फूल के कुप्पा सी हो गई है 2 रोटी ज्यादा की वजह से। 2 प्लेट सलाद खाओगी तो ये जो 2-2 फुट एक्स्ट्रा मांस चढ़ा है ना, ये हल्का हो जाएगा। अरे हमने थोड़ा सा बोल क्या दिया, तुम तो बेइज्जती करने पे तुलाई बहन। चलो शीतल बहन, हमें इनके मुंह नहीं लगना। इतना बोलकर दोनों नाराज होकर जाने लगती है। तभी सास पीछे से उनको आवाज लगाती है, अरे जाओ जाओ, पर अपने खाने में कच्ची सब्जियां जरूर ऐड करना, अरे ये फूलती हुई बॉडी रुक जाएगी। वो दोनों मुंह बनाकर चली जाती है। ये सब दूर से तारा देख रही थी। वो पैर पटकती हुए रसोई में जाती है। भाभी, मम्मी को ये ज्यादा ही हो रहा है। अरे अभी तक तो जबरदस्ती घर वालों को ठूस ठूस के सलाद खिलाती थी, अब तो पड़ोसियों के भी पीछे पड़ गई है। तुम नई आई हो ना, इसलिए अजीब लग रहा है। मैं तो पिछले 6 साल से ये देख रही हूँ, अब तो आदत हो गई है मम्मी की आदतों की। अरे तो भाभी, जो सब्जियां वेस्ट ही होनी है उनको काटना क्यों है? आप मम्मी को समझाइए ना। अरे हम सब लोग कोशिश कर चुके हैं, पर मम्मी जी किसी की सुनती है क्या? अब तो हम भी उनसे हार गए, वो किसी की नहीं सुनने वाली। मैंने भी बहुत सब्जियां काटी है, अब तुम्हारी बारी है, इसलिए काटो सब्जियां और झेलो इनको। नैना रसोई से चली जाती है और तारा अपना सर पकड़ लेती है। हे भगवान, क्या करूं, कैसे समझाऊं उनको? और फिर थोड़ी देर में 3 प्लेटें भर के पकड़ा देंगी। वही हुआ, सास ने फिर से सब्जियां पकड़ा दी और बेचारी तारा को काटनी पड़ी। रात को जब वो अपने कमरे में थी, वो अपने पति रोहित से कहती है, सुनिए ना, मम्मी जी को समझाओ ना, रोज रोज इतनी सारी सब्जियां कटवाती है मुझसे, सुबह शाम दोपहर। अरे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तुम सास बहू के बीच का मामला है, तुम खुद हैंडल करो। अरे पर वो मेरी सुने तब ना। भेड़ बकरी समझ के रखा है क्या हम सबको? सही कहा था विकास भैया ने कि हम बकरी हैं क्या जो इतनी कच्ची सब्जियां खाएंगे। देखो तुम अपना मूड ऑफ मत करो, तुम्हारा मन नहीं है मत खाओ, मम्मी जी की खुशी के लिए काट दिया करो। इस घर में ना किसी को कुछ नहीं हो सकता। तारा गुस्से से कमरे से बाहर आ जाती है, जहाँ तारा की सास और नैना बैठे हुए थे। अरे यार तारा, ये देखो ना, मेरे बाल कितने रूखे हो गए, स्किन भी ग्लो नहीं कर रही, वेट तो देखो बढ़ता ही जा रहा है, इतनी तो मेरी उम्र भी नहीं है। तारा कुछ बोलती उससे पहले ही सास बोल पड़ती है, यह सब सास की बात न मानने का नतीजा है।
अरे जो भर भर कर चटपटा खाना खाती हो उससे तो यही होगा, समय से पहले ही बूढ़ी दिखने लगोगी। अब इसमें मेरा चटपटा खाना कहाँ से आ गया मम्मी जी? बिल्कुल आएगा भाई। अरे उस खाने की जगह कच्ची सब्जियां खा, रात में तो खाना बिल्कुल ही मत खा। 2 बाउल भरकर कच्ची सब्जियां खाया कर रात को, देख सारी दिक्कत से दूर हो जाएगी। मैं मानती हूँ मम्मी जी, लेकिन मैं इतनी सब्जियां नहीं खा सकती हूँ, सिर्फ थोड़ी खा सकती हूँ। सब्जियों के सहारे तो मैं मर ही जाऊंगी। नैना मानने को तैयार नहीं थी, पर सास लगातार नैना को सब्जियों के बारे में लेक्चर दिए जा रही थी। उफ, ये मम्मी जी भी ना दूसरों को सब्जियां खिलाने पर तुली रहती है, पर खुद तो उनको छूती भी नहीं है। इनका कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। सास का सलाद काटना और तारा का खून जलना अभी ऐसे ही जारी था। एक दिन नैना का बेटा आरव, उसे भूख लगी थी। मम्मी भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बेटा आपकी मम्मी तो घर पर नहीं है, तारा चाची आपके लिए खाना बना देगी। बताओ क्या खाओगे? मैं नूडल्स खाऊंगा चाची, बहुत भूख लगी है, जल्दी से बना दो। ठीक है, अभी बना कर लाई। रुको बहू, अरे वो छोटा बच्चा है, नूडल्स उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये लो आरव बेटा, मैं तुम्हारे लिए कच्ची हरी ताजी सब्जियां लाई हूँ, इस पर नमक और नींबू भी डाला है। लेकिन मम्मी जी आरव छोटा है, उसका सब्जियों से पेट नहीं भरेगा। तुझे बोला है ना बीच में मत बोला कर। मैं इसे सलाद खिलाऊंगी, इसका पेट बहुत अच्छे से भरेगा और इसकी सेहत भी अच्छे से रहेगी। नहीं दादी, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे ये फीका लगता है, अच्छा नहीं लगता, मुझे नूडल्स चाहिए। ऐसे कैसा नहीं खाएगा, दादी के हाथ से खाना पड़ेगा, दादी प्यार से खिलाएगी। सास प्यार प्यार से आरव को सब्जियां जबरदस्ती खिलाने लगती है, जिसे देखकर तारा जल बुन जाती है। सब्जियां अच्छी होती है मानती हूँ, पर जबरदस्ती किसी पे अपनी पसंद थोपना भी अच्छा नहीं है। मम्मी जी की वजह से रोज इतनी सब्जियों का नुकसान होता है, मुझे कुछ करना ही होगा। अब ऐसी बात नहीं बनेगी। अब जब मम्मी जी जबरदस्ती आरव को सब्जी खिला सकती है, तो कुछ तो मैं भी जबरदस्ती खिला ही सकती हूँ। तभी तारा के दिमाग में खिचड़ी पकने लगती है। अगली सुबह जो रात की बची गाजर थी उसके पराठे बना दिए, सब लोग नाश्ता करने बैठ गए। अरे बहू सलाद क्यों नहीं काटा, कितनी अच्छी गाजर थी, जा काट कर लिया। तुझे पता है ना सब्जियों के बिना मेरे मुंह में खाना नहीं चलता। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मम्मी जी, मैंने पराठों में रात की बची गाजर भर दी है, सब्जियां वेस्ट भी नहीं जाएंगी और आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। ये सही किया बहू, देखना अनिता कितने शौक से खाएगी। ओहो, ये तो मजेदार किस्सा आ गया, मम्मी को तो बहुत पसंद आएगा। मम्मी की फेवरेट जो है गाजर। ये सुनकर सास का मुंह चढ़ जाता है। जैसे ही वो पराठा टेस्ट करती है, उसमें सब्जियों का स्वाद आता है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। ये क्या बना दिया बहू, इसका स्वाद तो बड़ा ही खराब है, मुझसे ये खाया नहीं जाएगा। नहीं मम्मी जी, ये तो खाना ही पड़ेगा आपको। आपको याद है कल आपने आरव को कितने प्यार से सब्जियां खिलाई थी, ये बोलकर कि वो जल्दी जल्दी बड़ा हो जाएगा। वैसे ही मैं भी आपको प्यार से खिलाऊंगी। आपको सब्जियां बहुत पसंद है ना, आपको बहुत फायदा देगा ये पराठा। सास अपनी बहू के बदले तेवर और इरादे जान गई थी। उसने चुपचाप मुंह बनाते हुए पराठा खा लिया और बाकी सब चुपके चुपके हंस रहे थे। शाम होती है। अरे बहू सलाद काट लिया तूने? जी मम्मी जी, ये देखिए आपके कहने से पहले ही काट दिया, अब तो आपको पहले ही तैयार मिलेगा। क्या बात है, बहू बड़ी भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दे। जी अभी लगाती हूँ। रात के डिनर में आज तारा ने खीरे के पराठे बनाए थे। ये क्या है बहू, दिन में गाजर के पराठे, अब खीरे के पराठे, ये भला किससे खाया जाएगा? अरे क्यों नहीं खाया जाएगा, बहू ने तेरे स्वाद के मुताबिक खीरे से भरपूर बनाया है, खाकर देख तो जरा। अब मिला ना मम्मी की टक्कर का कोई। हाँ, बेचारी सासू माँ। आप तो हमेशा बहू की साइड लेते हो जी। अरे ये बनाया अच्छी बात है, साथ में कुछ और भी बना लेती। सुबह से भूखी हूँ, सोचा था आप कुछ अच्छा मिलेगा। बहू तो जा मेरे लिए कुछ अच्छा बना ला। सॉरी मम्मी जी, पर अभी तो आपको यही खाना पड़ेगा। इतने दिन में अब मैं समझ गई हूँ सब्जियाँ कितनी जरूरी है, इसलिए अब से दोनों टाइम हरी सब्जी के पराठे ही बनेंगे। ये देखकर बेचारी सास ने अपना सर पकड़ लिया और उस बेस्वाद खीरे के पराठों को खाकर अपना पेट भर लिया। रात के 2 बजे वो उठकर बैठ जाती है। बहुत भूख लगी है, कुछ चटपटा खाने को नहीं मिला आज पूरे दिन में, और सब्जियां खा खा कर मेरा मुंह सड़ गया। रसोई में जाकर कुछ बना लेती हूँ। जैसे ही सास रसोई में गई तो तारा वहाँ पहले से मौजूद। अरे तारा बहू, तो यहाँ इस समय? जी, वो बची हुई सब्जियां फ्रिज में रखना भूल गई थी ना,
सुबह प्याज के और ककड़ी के पराठे भी तो बनाने हैं। ये सुनकर सास हक्का बक्का रह गई। चुपचाप खिसक लेती हूँ, वरना पता नहीं अभी मुझे ककड़ी के पराठे खिला दे। अगली सुबह नाश्ते में ककड़ी के पराठे थे। ककड़ी के पराठे? ये तो हद कर दी तूने बहू। ककड़ी के पराठे भला कौन खाता है? मम्मी जी, आप ही ने तो कहा था ककड़ियों का मौसम है, मौसम की सब्जी है, स्वाद लेना तो बनता है। और जब मुझे ख्याल आया कि ककड़ी आपको कितनी पसंद है, तो मैंने ककड़ी के स्पेशल पराठे बना दिए आपके लिए। खाओ तो। अब तो खा ही रही हो ना, नजर क्यों रख रही है मुझ पर? अब रोजाना यही हो रहा था। कभी गाजर, कभी खीरे के पराठे बन रहे थे। देखते ही देखते हफ्ता बीत जाता है। एक सुबह फिर से सास अपने सामने गाजर के पराठे देखकर रो पड़ती है। अरे बस कर बहू, अब और कितनी सजा देगी सब्जियां कटवाने की। अरे मुझसे गलती हो गई भाई, मुझे कच्ची सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं रोज रोज ये सब्जियों के बेस्वाद पराठे नहीं खा सकती। लेकिन मम्मी जी, आप तो कहती थी कच्ची सब्जियों के बिना आपका खाना हजम नहीं होता। अरे झूठ बोलती थी मैं। सच तो यह है कि मैं सलाद नहीं खा सकती। बस तुझे काम में लगाए रखने के लिए और इस घर में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए मैं ये सब करवाती थी। मुझे नॉर्मल चटपटा खाना दे दो, वरना मैं भूखी मर जाऊंगी। आज के बाद कभी सलाद नहीं कटवाऊंगी मेरी माँ। वाह बहू, तूने तो अपनी सास को रास्ते पर ला दिया। फाइनली अब कच्ची सब्जियों से पीछा छूटेगा। थैंक गॉड आपको समझ में आ गया मम्मी जी। अब घर में सलाद बनेगा, लेकिन पूरे परिवार के लिए सिर्फ एक बड़ी प्लेट, जिससे सेहत भी अच्छी रहेगी और कोई बोर भी नहीं होगा। हाँ तारा, बचा लिया तुमने, वरना मम्मी तो पूरे परिवार को सलाद खिला खिला कर भेड़ बकरियां ही बना दी थी। ये सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। फाइनली सासू माँ लाइन पे आ गई थी और बहू की जान सलाद काटने से छूट गई थी। प्रिया का परिवार नया नया आनंद विहार में शिफ्ट हुआ था। भगवान करे ये नया घर हमारी बेटी के लिए शुभ साबित हो जाए। मेरे पुश्तैनी घर में ही आपकी बेटी 24 साल की हुई है। भली चंगी है ना? आप भी तो वहीं ब्याह कर आई थी, किसे क्या हो गया? पर नहीं, ये उल जलूल लोगों की बातें मानकर आपको घर बदलना था। आ गए इस घर में, अब देखते हैं कौन सा लक लूट जाता है। मुझे तो यहाँ आते ही अलग सा लग रहा है मम्मी, लगता है कुछ अच्छा होने वाला है। हाँ बेटा, तेरे पापा को कहने दे, अच्छा तो होगा ही। पंडित जी ने बोला था जैसे ही प्रिया अपना जन्म स्थान छोड़ेगी बदलाव दिखने लगेगा। और मेनका ये कह रही होती है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। तो आप लोग आए हैं सोसाइटी में? मैं पास की सोसाइटी में रहती हूँ। आनंद विहार के लोग तो मेरे मायके वाले जैसे हैं। अंदर आइए ना आंटी जी। घर के अंदर कदम रखती ही बीनू कहती है, एसी नहीं है बेटा घर पर? अच्छा, अभी अभी शिफ्ट हुए हो ना? वो क्या है ना, मुझे बिना एसी के रहने की आदत ही नहीं है। मैं निकलती हूँ, बाहर कार खड़ी है मेरी। एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी आप कार से आई है? बाबा, वैसे कौन सी कार है आपके पास आंटी जी? BMW की लोअर मॉडल है बेटा, वैसे और गाड़ियाँ भी है। आओ कभी हवेली पे, इसी बहाने मेरा घर भी देख लेना। ये कहकर बीनू चली जाती है। बीनू के जाते ही मुरारी कहता है, बीनू जी की घड़ी में डायमंड लगा था क्या? और नहीं तो क्या, कानों में प्लेटिनम के इयररिंग्स थे उनके। अब तो मानेंगे ना आप कि ये घर हमारे लिए शुभ है। अगर पड़ोसी इतने अमीर रहेंगे तो इन्हीं में से किसी के बेटे से हम अपनी प्रिया की शादी की बात चला सकते हैं, वरना वहाँ बैठे कहाँ मिलता इतने बड़े लोगों का कांटेक्ट। आपके पुश्तैनी घर के आसपास तो रेडी वालों के अलावा कोई रहता ही नहीं था। ठीक है बाबा, तुम जीती मैं हारा, पर इतने हाई स्टैंडर्ड के लोग हम लोगों को मुंह लगाएंगे? कुंडली में अगर राजयोग हो ना तो कुछ भी हो सकता है पापा। और धीरे धीरे प्रिया के पुराने घर का सारा सामान उसके नए घर में आ जाता है और वो अपने नए घर में अपनी नई लाइफ शुरू कर लेती है और नए कॉलेज में एडमिशन करवा लेती है। 1 महीने बाद ये लड़का सेट हो जाए ना तो लाइफ बन जाए। क्या रहन सहन, क्या लाइफस्टाइल, उफ। एक ये है जो खुद की गाड़ी में आता है और एक हमें जो टैक्सी से आते हैं। तू तो इसे जानती होगी ना प्रिया, ये विकी है, तेरी सोसाइटी के पास वाले सोसाइटी में ही तो रहता है। इसकी बड़ी सी हवेली है क्या? अरे वाह, बिल्कुल सही समझी तू। पूरी सोसाइटी में सबसे बड़ा घर इन्हीं लोगों का है। हर रोज़ अलग अलग गाड़ी लेकर आता है। माना फरारी नहीं चला रहा है, पर 25-30 लाख की गाड़ी भी कोई सस्ती नहीं होती। बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। अब समझ में आया पंडित जी ने घर बदलने की बात क्यों कही थी। प्रिया घर जाकर अपनी माँ को विक्की के बारे में बताती है।
बीनू का बेटा तेरे ही कॉलेज में पढ़ता है। ये तो भगवान का सीधा सीधा संकेत है बेटी। तू मानेगी नहीं, आज सुबह ही पंडित जी ने मुझे कहा था कि कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। देखो मिल भी गई। पर ये नहीं पता कि विक्की बीनू का अपना बेटा है या कोई और। आजकल ना मालिक की गाड़ी लेकर नौकर भी हवा में उड़ने लगते हैं। पर अगर ये बेटा निकला तब तो ये बहुत अच्छा मौका है। लक्ष्मी खुद तिलक लगा रही है, बगल में ही तेरी शादी हो जाएगी, 2 कदम में तेरा ससुराल होगा। तो जब भी मुझे अकेलापन महसूस होगा मैं तेरे पास आ जाऊंगी। हमने तो अपनी सारी संपत्ति बेचकर ये फ्लैट लिया है, और उन लोगों के पास तो खुद का बंगला है, इतनी सारी गाड़ियाँ। ये लड़का अगर हाथ में आ गया ना बेटा, तब तो तेरा भविष्य सेट है। और विक्की को अपना दोस्त बनाने की होड़ में लग जाती है प्रिया जी। एक रोज कैंटीन में विक्की को देखते ही प्रिया उसके सामने जाकर बैठ जाती है। हाय विक्की, पहचाना? और जैसे ही प्रिया ये कहती है उसका फ़ोन बज जाता है। एक सेकंड, मुझे कॉल आ रही है। हाँ शर्मा जी, 1 करोड़ की डील है, कोई 1 अरब की नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। 10 लाख का प्रॉफिट निकल जाएगा, मैं निकलवा दूंगा, ट्रस्ट में। आप पैसे डाल दीजिए। अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ, कॉलेज में हो ना फ़िलहाल। ओहो, तुम इन्वेस्ट भी करवाती हो? मेरी खुद की कंपनी है जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, मैं उन्हें एडवाइस करता हूँ। जस्ट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। वैसे तो मुझे कॉलेज में आने की ज़रूरत नहीं है, खुद का बिज़नेस है जो अच्छा चल रहा है, पर मैं घर के बिज़नेस से कुछ अलग करना चाहता हूँ। बाय द वे, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। पहचाने का भी कैसे? अपनी गाड़ी का शीशा नीचा करे तब तो उसे हम जैसे लोग दिखाई दे। हाँ, नहीं देखा होगा। वैसे मैंने भी तुम्हें कहाँ देखा है, वो तो मेरी एक फ्रेंड बता रही थी कि तुम मेरी पास वाली सोसाइटी में रहते हो। सो वी आर नेबर्स, और मैं तो तुम्हारी मम्मी से मिल भी चुकी हूँ। रियली? उस हिसाब से तो अब तक हमें फ्रेंड्स बन जाना चाहिए था। तो आओ कभी घर। और फिर विक्की का फ़ोन बज जाता है। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ प्रिया, एक क्लाइंट की कॉल आ रही है, आई एम रियली सॉरी। विक्की की ऐसी हरकतों से तो प्रिया को पक्का विश्वास हो जाता है कि विक्की बीनू का अपना ही बेटा है। अब वो हर रोज़ क्लासरूम में विक्की के बाजू में ही बैठती। विक्की भी उसे बहुत अच्छी ट्रीटमेंट देने लगता है और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक बात बताओ विक्की, तुम्हारी मम्मी मेरे घर आ जाती है, तुम मेरे घर आ जाते हो, पर जब भी हम तुम्हारे घर आने वाले होते हैं तुम लोग कहीं और कैसे चले जाते हो? मुझे तो खुद बुरा लगता है प्रिया, पर मैं क्या बताऊँ, इतना बड़ा बिजनेस है मेरा कि कभी मम्मी को देखना पड़ता है, कभी पापा को, कभी मुझे। हम 3 लोग ही तो हैं घर पर, अब किसी बाहर वाले पर तो बिज़नेस छोड़ नहीं सकते। वैसे जो भी लड़की मेरे घर आएगी उसे ये टेंशन तो फेस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारी एक नई फैक्ट्री बन रही है, उसे तो उस लड़की को ही संभालना होगा। वैसे मम्मी मेरी शादी की बात कर रही है तो मैंने तो कह दिया, बायोडेटा में ये स्पेशली मेंशन करना कि वही लड़की कांटेक्ट करे जो मेरे बिजनेस को संभाल ले, मेरा हाथ बटा सके। ये तो हर भी अच्छी बात है। वैसे इत्तेफाक देखो, मेरे घर वाले भी मेरी शादी की बात कर रहे हैं, पर मेरी ऐसी कोई प्रेफरेंस नहीं है, जो भी मिलेगा मुझे तो चलेगा। तुम्हें चाहिए एक लड़का और तुम्हें चाहिए एक लड़की, तो तुम दोनों एक दूसरे को क्यों नहीं डेट कर लेते? अब नैना, पागल है क्या तू, कुछ भी बोलती है। नो, शी इज़ राइट। इनफैक्ट मैं भी तुम्हें यही कहना चाहता था कि मुझे लगता है हम दोनों बहुत अच्छी तरह वाइब कर पाते हैं। हमें एक दूसरे को जानने की और कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। और विक्की और प्रिया डेट करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे प्रिया को विक्की से प्यार हो जाता है और विक्की को प्रिया से। एक रोज़ जब दोनों रेस्टोरेंट से खाकर बाहर निकल रहे थे, प्रिया कहती है, 1022, ये तो तुम्हारी गाड़ी है ना विक्की? पर तुम्हारी गाड़ी में इस वक्त यहाँ कौन आया है? चलो ना मिलते हैं। अच्छा तुम 2 मिनट वेट कर लो, मैं कार निकालता हूँ, फिर उस साइड चलेंगे और देखेंगे कौन है गाड़ी के अंदर। विक्की कार लेकर आता ही है कि प्रिया कहती है, जल्दी चलो ना विक्की, तुम्हें पता है अभी मैंने क्या देखा? तुम्हारे पापा हाथ में एक बोर्ड लिए कार से बाहर निकल कर आए और सिग्नल पर सभी से चंदा लेने लगे। कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना तुम्हारी फैमिली में? वेट व्हाट? क्या तुम भी कुछ भी कहती हो? पहली बात तो यहाँ हमारी कार है ही नहीं, तुमने कोई और गाड़ी देखी होगी। और मेरे पापा चंदा क्यों मांगेंगे? अभी तो मेरी उनसे बात हुई है, वो तो शहर में है ही नहीं। अच्छा तुम ये बताओ, जब तुमने देखा पापा को सिग्नल पर चंदा मांगते हुए तो क्या तुम उनके पास गई? हाँ, इतनी धूप में मैं रोड क्रॉस करके उनकी तरफ गई। ओके,
तुम जब वहाँ पर गई तो वहाँ पापा थे? नहीं थे तो नहीं। देखा, मेरा शक सही निकला। मुझे लगा ही था धूप के कारण तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहा होगा। तुम कार के अंदर आ जाओ, बाहर बहुत धूप है, एसी में बैठो और नींबू पानी पियो, फिर तुम्हें सब कुछ सही सही दिखने लगेगा और तुम्हारे सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। विकी इसी तरह प्रिया का ख्याल रखता, उसे कॉलेज ले जाता, कॉलेज से वापस घर लाता, घुमाता फिराता। प्रिया की सारी जिम्मेदारियां विकी ने ले ली थी। फिर एक दिन, आई लव यू प्रिया, विल यू मैरी मी? यस यस यस। तुम्हें अंदाजा भी है मैं कितने दिनों से इस दिन का इंतजार कर रही थी कि कब तुम मुझे प्रपोज करोगे। आई एम सो हैप्पी। विकी के प्रपोज करने की देरी थी कि अगले ही दिन से प्रिया के घर वाले शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। अब क्या कहेंगे आप प्रिया के पापा? मैं आंडू पांडू लोगों की सलाह मानती हूँ। इतना बड़ा घर कभी ढूंढ पाते आप? नहीं नहीं शीतल जी, मैं तो मान गया, ये घर तो शुभ है। और धूमधाम से प्रिया के घर वाले उसकी शादी विकी से कर देते हैं। शादी के जोड़े में डोली में बैठी प्रिया अपने नए बंगले में जाने का इंतजार कर रही थी। जाना तो बाजू वाली सोसाइटी में ही है, तो इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं ये लोग। तभी अपनी कार से उतरकर विकी बाहर आता है और प्रिया की आंखों पर पट्टी बांध देता है। ओह सरप्राइज। चलो प्रिया अपने ससुराल। विकी का हाथ पकड़े प्रिया आगे बढ़ती है और जैसे ही वो अपनी आंखों की पट्टी उतारती है, उसका सपना चूर चूर हो जाता है। प्रिया के पैरों ने एक बड़ी सी हवेली की दहलीज तो लांघी ही नहीं थी, ये तो एक छोटे से घर का एंट्रेंस था। हाय राम, ये किस झोपड़ी में आ गई मैं? ये सब क्या है विकी? ये कहाँ आ गए हम? मुझे तो लगता है कि मैं शहर से बाहर आ गई हूँ। ऐसा तो मैं अपने घर का पिछवाड़ा भी ना रखूँ। हम तो रखते हैं बहू, ये हमारे घर का पिछवाड़ा ही तो है, बैकयार्ड। हमने अपने बड़े से बंगले के पीछे ये छोटा सा प्लॉट बचा कर रखा था, जिसमें ही हमने ये 2 रूम का घर बनवा दिया। अच्छा, तो ये झोपड़ी हमारे बैकयार्ड की है, तब तो ठीक है। फार्मिंग करने हम यहाँ ज़रूर आया करेंगे विकी। मैंने घबरा गई थी, मुझे लगा हमारा बंगला कहाँ चला गया। पापा जी, तो क्या आपके घर में पहले गृह प्रवेश बैकयार्ड से होता है, उसके बाद घर में? अच्छा कोई बात नहीं, पहले यहाँ गृह प्रवेश कर लेते हैं, फिर चलेंगे बंगले पर। बंगले पर नहीं जा सकते ना बहू। ऐसे क्यों मम्मी जी, बंगले पर क्यों नहीं जा सकते हम? वो हमारा बंगला है। हाँ बेटा, बंगला तो हमारा है पर किराए पर दिया हुआ है ना। व्हाट? क्या? कब? क्यों? ये कुछ 2 साल पहले दिया था किराए पर। वो क्या है ना प्रिया, जितना बड़ा घर उतनी ज़्यादा मेंटेनेंस, और हम ठहरे 3 लोग, तो क्यों बेकार में पैसे खर्च करने। दिन भर तो हम तीनों काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, रात को बस सोना ही तो होता है। ये क्या बात हुई? फिर तो सभी बिजनेसमैन को झोपड़ियों में ही शिफ्ट हो जाना चाहिए। कुछ लोग तो काम के कारण महीनों महीनों घर नहीं जाते, तो तुम्हारे हिसाब से तो उनको फुटपाथ पर ही सोना चाहिए ना। ऐसा क्यों करेंगे बेटा, फुटपाथ पर सोने की भी तो पैसे लगते हैं। बिजनेसमैन आदमी कभी खुद का नुकसान नहीं कर सकता। हाँ, कोई आश्रम जैसी जगह हो जो मुफ्त में शरण दे दे तो ठीक है, या किसी मंदिर के बाहर। हे भगवान, समझ में नहीं आ रहा, इस मुर्गे को मैंने फंसाया है या इस मुर्गे ने मुझे। एक मिनट, तुम तो रोज अपने बंगले के अंदर जाते थे, मैंने खुद देखा था। वो सब क्या था, दिखावा? तो अभी भी तो हम बंगले से ही होकर आए हैं बेबी, दुनिया को क्यों बताना अंदर की बात। यही तो बिजनेस माइंड है। हम बंगले के गेट से ही तो अंदर घुसते हैं और उसके पीछे वाले दरवाजे को खोलकर यहाँ आ जाते हैं, बैकयार्ड में। कभी कभी रेंटर्स इस बात से गुस्सा ज़रूर हो जाते, इसीलिए तो मैं तुम्हारे फैमिली को अपने घर पर आने नहीं देता था। ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ ना तो हम दूसरा रास्ता बनवा लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। वैसे भी तो इस घर की एक दीवार हमारा बंगला ही तो है। मतलब इस घर की खुद की 4 दीवारी भी नहीं है। ये कहाँ ले आए तुम विकी, मुझे 3 दीवारी के ससुराल में? अब जो हुआ सो हुआ बहू। चल अब अपने घर के अंदर आजा बेटा, रात बहुत हो चुकी है, जल्दी सोएंगे तब तो कल सुबह जल्दी काम पर निकलेंगे सभी। प्रिया आगे मुड़कर अपने कमरे की ओर जाने लगती है कि बीनू कहती है, ला अपने गहने मुझे दे दे, मैं छुपा कर रख दूंगी, वरना आजकल ज़माने का भरोसा नहीं है ना। अभी तो मैं शादी होकर आई हूँ मम्मी जी, नई दुल्हन का श्रृंगार ही तो सब कुछ होता है, और अभी मैं ये खोल दूँ? अरे घर में तुझे कौन ही देख रहा है बेटा, किसके लिए गहने पहनने हैं तुझे? विक्की के लिए हैं? कितने दिनों से तो देख रहा है ये तुझे, अब और क्या देखेगा?
और तू इतनी गर्मी में घर पर गहने पहनकर बैठेगी तो पसीने से गहनों का रंग फीका पड़ जाएगा। फिर जब तुझे किसी अच्छे फंक्शन में इन गहनों को पहनने की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से पॉलिश करवाना पड़ेगा, उसमें भी तो पैसे जाएंगे ना बेटा। फिर आप जो हर वक्त ये डायमंड की घड़ी और ये प्लैटिनम की इयररिंग्स पहनी रहती है वो। अच्छा, ये तो नकली है बेटा, ओरिजिनल तो मैं बैंक के लॉकर में ही रखती हूँ। प्रिया अपने सारे गहने उतार कर अपनी सास को पकड़ा देती है और आगे जाने लगती है कि फिर बीनू कहती है, सोने जा रही है बहू। विक्की तो हमारा बिना एसी के ही सो जाता है, पर तू तो एसी चलाएगी ही, और तेरे पापा जी भी एसी के बिना सोते नहीं। 2 जगह एसी चलाने से अच्छा है कि हम चारों मिलकर हॉल में ही सो जाते हैं। एक ही जगह एसी चलेगी तो बेकार में पैसे भी बर्बाद नहीं होंगे। बाप रे मम्मी, मान गए आपके बिजनेसमैन माइंडसेट को। ज़्यादा एसी चलेगी नहीं तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा नहीं, और ज़्यादा ना चलने के कारण एसी की लाइफ भी बढ़ेगी। उफ मम्मी, यू आर ग्रेट। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। छोड़ो जो भी है, सिर्फ रात ही तो काटनी है। दिन भर तो फिर मैं अपने खुद की फैक्ट्री में एसी चलाकर घूमने वाली हूँ और वहीं पर कुर्सी पर दिन बिता दूंगी। आराम से खाना मंगवाऊंगी बाहर से, कोई फिक्र। अगली सुबह ठीक 9 बजे सभी तैयार होकर अपनी अपनी कार लेकर निकलने लगते हैं। तो जाना कहाँ है मुझे, कहाँ है फैक्ट्री? तू मेरी गाड़ी के पीछे आना बेटा और देखना मैं क्या करता हूँ। उसके बाद मैं बता दूंगा कि तुझे कहाँ जाना है और क्या करना है। और प्रिया अपने ससुर जी के पीछे जाना शुरू करती है और एक मॉल के बाहर अपनी कार रोक कर सुभाष बाहर आता है और रेडी पर जाकर कहता है, सब्जी ले लो, प्याज ले लो, ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ। आइए बहन जी, आइए आइए। क्या भैया, घर पे शादी है बोलकर 2 दिन रेडी नहीं लगाई आपने, बहुत दिक्कत हो गई हमें। दीदी बेटे की शादी थी ना, जाइए जाकर मिल लीजिए। बिग बाजार के बाहर ही कार क्लीनिंग करता होगा। ये सब सुनकर प्रिया के तो तोते उड़ जाते हैं। वो अपनी माँ को कॉल लगाती है। ये कहाँ फंसा दिया मम्मी तुमने मुझे। इन लोगों ने पैसे बचा बचा कर पैसे इकट्ठे किए हैं। गाड़ी भी कुछ देर अपने पास रखते हैं, बाकी टाइम भाड़े पर लगा देते हैं। मेरा पति गाड़ी साफ करता है, मेरा ससुर रेडी लगाता है। मुझे लगता है मेरी सास कभी मुझे सड़क पर भीख मांगती हुई ना दिख जाए। ये कैसा बिजनेस मम्मी? अगर 0 इन्वेस्टमेंट लगेगी तो क्या ये लोग भीख मांगने लगेंगे? ऐसा काम करके मुझे अमीर नहीं बनना भाई। मैं घर वापस आ रही हूँ। कहाँ आ रही है तू? हाँ, हम तो वापस शिफ्ट हो गए बेटा अपने पुश्तैनी घर में। वो पंडित जी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा गलती से उन्होंने तेरी जगह किसी और की कुंडली देख ली थी। हमें तो घर नहीं बदलना चाहिए था। और ऐसे ना बात बात पर घर आने की बात नहीं करते बेटा। शादी के बाद तो जो कुछ हाथ लगे उसे ही किस्मत बांध कर आगे बढ़ना पड़ता है। ये सुनते ही प्रिया तो अपना सर पीट लेती है। इतनी झंझट, इतनी जद्दोजहद जिस कारण थी वो भी गलत निकली। और हवेली के सपने देखने वाले प्रिया जी, हाय, उनके हाथ लगा तो 3 दीवार का ससुराल। राहुल अपनी माँ सविता के साथ रहा करता था। राहुल की उम्र शादी लायक हो रखी थी और बस इसीलिए सविता हर जगह अपने बेटे के रिश्ते की बात फैला देती है। लेकिन बेचारा राहुल अपनी माँ की पसंद से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में तो कोई और ही थी। ऐसे ही एक दिन राहुल अपनी माँ के पास आता है और उनसे बात करता है। माँ, मैं क्या कह रहा था कि अभी आप रिश्ते वगैरह क्यों देख रही हैं? कर लेंगे कुछ सालों में शादी। शादी तो है, मैं कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा हूँ। राहुल, तो भागा नहीं जा रहा, लेकिन तेरी उम्र तो भाग रही है ना। देख बेटा, शादी ब्याह समय से हो जाए तो ही अच्छा होता है, नहीं तो एक बार उम्र निकल गई ना तो शादी होना भी मुश्किल हो जाता है। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। वैसे मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। हाँ बता, क्या हुआ? वो माँ, मैं अगर ये कहूँ कि मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ तो? क्या लव मैरिज? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू नहीं जानता लव मैरिज कितनी खराब होती है? लव मैरिज में अक्सर उनकी शादी टूट ही जाती है। माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। रिश्ता तो 2 लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर शादी चलनी होगी तो लव मैरिज वाली भी चल जाएगी, और अगर शादी टूटनी होगी तो अरेंज मैरिज वाली भी टूट जाएगी। एक बार आप स्नेहा को देख तो लीजिए। राहुल की बात सुनकर सविता कुछ नहीं बोल पाती। वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ सविता राहुल से धीरे धीरे बातचीत बंद कर देती है। ये देखकर राहुल उदास हो जाता है और एक दिन वो स्नेहा से कॉल पर बात करता है। स्नेहा,
हमें अपना रिश्ता यहीं ख़त्म करना होगा। राहुल, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? हमारा रिश्ता कोई गुड्डी गुड्डिया का खेल नहीं है जो तुम हमारे रिश्ते को ख़त्म करने की बात कर रहे हो। मुझे माफ़ कर दो स्नेहा, मैं मजबूर हूँ। मैं अपनी माँ की नाराज़गी नहीं देख सकता। जिन्होंने मुझे बचपन से पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, मैं उन्हें तकलीफ़ नहीं दे सकता। माँ के पास मेरे अलावा कोई नहीं है। राहुल, प्लीज़ एक बार माँ से बात करके तो देखो। हमारे इतने समय का रिलेशन तुम यूँ इस तरह तोड़ दोगे? आई एम सॉरी स्नेहा, बाय। इतना बोलकर राहुल फ़ोन काट कर देता है और अपने ही कमरे में रोने लगता है। लेकिन दूर खड़ी सविता ये सब देख रही थी। अपनी बेटी को एक लड़की के लिए ऐसे रोता देख सविता का दिल पिघल जाता है और वो अपने बेटे के पास आती है। राहुल, तू रो रहा है? नहीं तो किसने बोला? मैं नहीं रो रहा माँ। माँ हूँ तेरी, और कोई भी बच्चा अपनी माँ से झूठ नहीं बोल सकता। और ये मत समझना कि मुझे कुछ पता नहीं है। मैं तेरी सारी बात सुन चुकी हूँ। कल स्नेहा को घर ले आना। यही नाम है ना उसका? इंतज़ार करूँगी उसका। अपनी माँ के मुंह से स्नेहा की बात सुनकर राहुल के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और उसके चेहरे पर मुस्कान देख उसकी माँ उसके गालों पर हाथ रखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, जब मेरा बेटा मेरे लिए अपने प्यार को छोड़ सकता है, अपनी खुशी छोड़ सकता है, तो मैं अपने बेटे के लिए अपनी ज़िद क्यों नहीं छोड़ सकती? थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। अब राहुल बिना कोई देरी किए अगले ही दिन स्नेहा को अपने घर ले आता है अपनी माँ से मिलवाने के लिए। स्नेहा का नेचर और उसका प्यार भरा स्नेह देखकर सविता को स्नेहा बहुत अच्छी लगती है और वो शादी के लिए मान जाती है। देखते ही देखते बहुत जल्द स्नेहा और राहुल की शादी हो जाती है। शादी के बाद स्नेहा अपने घर की जिम्मेदारी तो संभाल लेती है, लेकिन अगर वो किसी चीज़ में रह जाती है तो वो था खाना बनाना। जी हाँ, स्नेहा को खाना बनाना नहीं आता था। ऐसे ही एक दिन सविता स्नेहा को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, स्नेहा, बहुत समय हो गया, घर में कुछ अच्छा नहीं बना, इसलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज हम घर में कुछ बढ़िया सा बना लें। हे भगवान, मैं तो दाल चावल बना लूँ, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। मुझे तो कुछ आता ही नहीं बनाना, और माँ जी है कि मुझे कुछ अच्छा बनाने को कह रही हैं। अरे बहू, क्या सोचने लग गई तू? नहीं नहीं माँ जी, मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ, बताइए ना क्या बनाना है। एक काम कर, आज ना पनीर पुलाव और मीठे में खीर बना ले। हे भगवान, इतना सारा खाना कैसे बनाऊंगी? क्या बहू, कुछ कहा क्या तूने? नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं ये बोल रही थी कि हाँ ठीक है, आज यही बना लेते हैं, आइडिया बुरा नहीं है। बहुत दिन हो गए हैं ऐसा खाना खाए हुए। इतना बोलकर स्नेहा मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली जाती है और परेशान होकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद जब राहुल अपनी बीवी स्नेहा के पास आता है तो उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उससे पूछता है, क्या हुआ स्नेहा, आज इतनी उदास क्यों? उदास होने का रीज़न ही ऐसा है, अब उदास ना हो तो और क्या करूं। अरे लेकिन हुआ क्या, कुछ तो बताओ। आज माँ जी ने मुझे पुलाव पनीर और मीठे में खीर बनाने को कहा है, पर तुम जानते हो ना मुझे कुछ बनाना नहीं आता। अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर माँ जी को ये पता चल गया कि मुझे खाना बनाना नहीं आता तो वो मुझे अपनी बहू नहीं मानेंगी। इतनी मुश्किल से तो उन्होंने मुझे अपनाया है, मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे नाराज़ हो। स्नेहा की परेशानी देख राहुल भी अब परेशान हो जाता है। उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन तभी वो स्नेहा के गालों पर हाथ रखकर कहता है, स्नेहा तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। राहुल की बात सुनकर स्नेहा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और इस तरह वो दोनों चले जाते हैं किचन में। किचन में जाने के बाद राहुल और स्नेहा मिलकर खाना बना रहे थे, लेकिन स्नेहा बार बार कोई ना कोई गलती करती थी। ये देखकर राहुल उसे दूर रहने के लिए कहता है और वो अकेले ही खाना बना लेता है। कुछ देर बाद जब सभी खाना खाते हैं तो सविता अपने बहू के खाने की तारीफ करती है। वाह बहू, सच में तूने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। मन कर रहा है कि सारा खाना अकेले ही खा जाऊं, लेकिन इतना बड़ा पेट नहीं है ना मेरा। अपनी सास की तारीफ सुनकर स्नेहा खुश तो हो जाती है, लेकिन सिर्फ अपनी सास को दिखाने के लिए। खाना खाने के बाद जब स्नेहा अपने पति के साथ अपने कमरे में जाती है तो वो उदासी भरे स्वर से कहती है, राहुल थैंक यू, आज तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन कब तक? आखिर कब तक तुम मुझे यूँ बचाते रहोगे? एक ना एक दिन तो माँ जी को सब पता चल ही जाएगा। नहीं स्नेहा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं माँ को कभी पता चलने ही नहीं दूंगा कि घर में खाना तुम नहीं बल्कि मैं बनाता हूँ।
राहुल की बात सुनकर स्नेहा उसके गले लग जाती है। अब इसी तरह समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ राहुल अब अपने ऑफिस का भी काम करता और घर का खाना भी बनाता। लेकिन राहुल बहुत ज़्यादा थक जाता था। उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो अपनी माँ से कुछ पल बैठकर बात कर सके। लेकिन वो इतना बिजी कहाँ रह रहा था, बस यही जानने के लिए सविता अपने बेटे के कमरे में आती है, जहाँ वो अपने बेटे और बहू को बात करते हुए सुनती है। राहुल, इस तरह तो तुम बीमार हो जाओगे। एक काम करो ना, तुम मुझे खाना बनाना सिखा दो, क्योंकि तुम पहले खाना बनाते हो, फिर ऑफिस जाते हो, वापस आकर खाना बनाते हो, और माँ के उठने से पहले खाना बना कर रख देते हो ताकि पता ना चले कि मैं नहीं बनाती। पर इन सब में कितना थक जाते हो। स्नेहा, मैं मानता हूँ कि मैं थक जाता हूँ, लेकिन तुम्हें खाना बनाना सिखाने के लिए टाइम की ज़रूरत है, जो मेरे पास नहीं है। जितनी देर में मैं तुम्हें सिखाऊंगा उतनी देर में मैं खुद बनाकर ऑफिस चला जाऊँगा। देखो, जिस दिन मेरी छुट्टी रहेगी और माँ घर में नहीं रहेगी ना, उस दिन मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। क्योंकि अगर माँ को ये बात पता चल गई कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो हम दोनों साथ में नहीं रह पाएंगे। राहुल की ऐसी बात सुनकर सविता को बहुत दुख होता है और दुखी होकर राहुल की बात काटते हुए कहती है, राहुल, तुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे सच पता चला तो मैं तुम दोनों के रिश्ते को तोड़ दूंगी, मैं बहू को इस घर से निकाल दूंगी? अरे बेवकूफ़, अगर मैं ऐसी ही होती तो मैं कभी तेरी शादी इससे करवाती ही नहीं। अपनी माँ की बात सुनकर राहुल और स्नेहा दोनों ही हैरान हो जाते हैं। माँ, आप यहाँ कब आई? आपने हमारी बात सुन ली? हाँ, मैंने तुम दोनों की बात सुन ली। शायद मेरी ही गलती है जो मैं तुम्हें समझ नहीं सकी। मैंने खुद को इतना स्ट्रिक्ट दिखाया कि तुम लोग मुझे अपनी माँ के अलावा अपना दोस्त समझ ही नहीं पाए। अरे क्या हुआ अगर बहू को खाना बनाना नहीं आता तो? मुझे एक बार बोल कर तो देखते, मैं बहू को खाना बनाना सिखा देती। लेकिन तुम लोगों ने मुझे कभी अपनी कोई परेशानी शेयर ही नहीं की। माँ जी, माफ़ कर दीजिए, हमें लगा कि आप। कोई बात नहीं, आज जिस जगह तू है ना, उस जगह मैं भी पिछले 25 साल पहले थी। मतलब? मतलब ये कि जैसे तुझे खाना बनाना नहीं आता और तू राहुल से बनवाती है, ठीक मैं भी तेरे स्वर्गवासी ससुर से खाना बनवाती थी, क्योंकि मुझे भी खाना बनाना नहीं आता था। लेकिन समय के साथ उन्होंने मुझे सिखा दिया। सविता की बात सुनकर अब सभी हंसने लगते हैं। ये तो पता चल गया था कि सविता भले ही दिखने में खड़ूस थी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी, और इस तरह अब सविता अपनी बहू को खाना बनाना सिखा देती है। गौरी और राघव दोनों भी पति पत्नी होते हैं और उन्हें एक बेटा और एक बेटी होते हैं। बेटे का नाम तोशु, बेटी का नाम प्राची। एक दिन राघव अपना टिफिन घर पर ही भूल जाता है, इसलिए गौरी खुद तपती धूप में चल चल कर ऑफिस जाती है। लो कल्लू बात, आज राघव की फेवरेट पनीर की सब्जी बनाई है खाने में, और राघव अपना टिफिन घर पर ही भूल गया। अभी पनीर सुनकर एकदम खुश हो जाएगा, और मुझे देखकर भी। खुशी से शर्माते हुए गौरी राघव के कैबिन के बाहर तक पहुंचती है, और तभी वो कैबिन के बाहर से कुछ ऐसा देखती है जिससे उसकी दुनिया उजड़ जाती है। राघव और उसकी ऑफिस फ्रेंड नैरा दोनों भी एक दूसरे के गले लगकर प्यार भरी बातें कर रहे थे। चुप बैठो तुम, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम्हारी बीवी है, बेटा बेटी है, फैमिली है। मैं तो तुम्हारी प्रायोरिटीज़ की लिस्ट में एकदम आखिर में हूँ। आखिरकार एक बार वाली जो ठहरी। अरे नहीं नायरा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। सच कहूँ तो मैं गौरी से बिल्कुल प्यार नहीं करता। वो तो मेरे लिए एक तरह से बोझ बन चुकी है। बस झेल रहा हूँ उसे, जस्ट बिकॉज वो मेरे बच्चों की माँ है। आई लव यू नायरा, तुम हो तो जिंदगी है। बेबी, लव यू टू। गौरी अपने मुंह पर पल्लू रख कर फूट फूट कर रोने लगती है, और उसकी आवाज़ सुनकर नायरा और राघव उसे देखते हैं और वो दोनों पूरी तरह चौंक जाते हैं, मानो उन्हें 440 वोल्ट का झटका लगा हो। गौरी, ओह गॉड, ये यहाँ कैसे? इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी साजिश, और मैं पागलों की तरह जोगन बनकर तुमसे प्यार करती रही, और पीठ पीछे तुम ये नहीं, तुमने ये अच्छा नहीं किया राघव। अच्छा सिला दिया तुमने मेरे प्यार का। मैंने अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। लेकिन गौरी, गौरी रुको, मेरी बात तो सुनो।
तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, ये सच नहीं है। क्या सच नहीं है और क्या झूठ है? सब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है और कानों से सुन भी लिया है। अब बस तुम्हारा और मेरा रिश्ता यही तक था। गौरी गुस्से से वहाँ से चली जाती है और अब वो दोनों में लड़ाई होकर दोनों अलग अलग होने का फैसला लेते हैं। मैं जा रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है राघव। तुमने जो कुछ भी किया मेरे साथ उसके लिए मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करूँगी। अपने बच्चों को लेकर जा रही हूँ मैं। चलो तोशु बेटा, चलो प्राची बेटा। गौरी अपने दोनों बच्चों को लेकर जा रही होती है, तभी राघव मन में सोचता है, बेटी दे दे कर भी क्या देगी, मुझे अपने बेटे को रोकना ही होगा। राघव तोशु का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है और गुस्से से कहता है, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। तोशु मेरे साथ ही रहेगा। प्राची को ले जाना है ना, ले जाओ, लेकिन मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा। तोशु मेरे साथ ही जाएगा। इसे अपने साथ रखकर इसे भी अपनी तरह बनाने का इरादा है क्या? गौरी मैं कुछ नहीं बोल रहा, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे मन में जो आए तुम बोलती जाओ। मैं तोशु को अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। दैट्स फाइनल। निकल जाओ आप। राघव तोशु को अपने साथ ही रख लेता है और गौरी अपनी बेटी प्राची के साथ चली जाती है। पीछे से राघव जोर से चिल्लाते हुए कहता है, ज्यादा दिन नहीं जी पाओगी अकेली। इतना आसान नहीं होता एक बेटी को पालना। लौट कर तो तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। लौटूंगी, लेकिन तुम्हारे पास नहीं, अपने बेटे को लेने के लिए। अब तुम सीधा मुझे कोर्ट में मिलना। अरे पहले जाकर पैसे कमाओ, फिर केस लड़ो। बच्चे तो नादान थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। गौरी अब अपनी बेटी के साथ एक अलग घर में रहने लगती है और वो एक कंपनी में जॉब करके कड़ी मेहनत से प्राची को स्कूल में पढ़ाती है और अपने बेटे की कस्टडी पाने के लिए पैसे भी इकट्ठा कर रही होती है। एक दिन गौरी और प्राची दोनों भी प्राची के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक हाउस मॉडल बनाते हैं और उसे रास्ते में ले जाते वक्त वो नायरा से टकराते हैं और गौरी के हाथ का हाउस मॉडल गिरकर टूट जाता है। Oh God, I'm really sorry, really sorry. प्राची, dear, I'm sorry बच्चा, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा ये घर। और कितनी बार मेरा घर तोड़ोगी तुम नायरा? कहीं इस सब में आखिर में तुम ही ना टूटकर बिखर जाओ। गौरी इतना कहकर आगे निकल जाती है। गौरी प्राची की देख रेख और परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ती। वहीं राघव अपनी ही दुनिया में मज़े करता है और तोशु पर इतना ध्यान नहीं देता और उसे ठीक से रखता भी नहीं, जिसके कारण तोशु राघव से बदतमीजी से पेश आने लगता है। तोशु, मैं बाहर जा रहा हूँ 2 दिन के लिए। घनश्याम चाचा और नीना चाची आएंगे, अपना ध्यान रखना, ओके? बिजनेस मीटिंग है ना बेटा, इसलिए जाना पड़ेगा। ये लो, तब तक तुम इस नए वीडियो गेम के साथ खेलो, ओके? गुस्से में आकर तोशु उस वीडियो गेम के बॉक्स को राघव के मुंह पर फेंक कर मारता है। मुझे नहीं चाहिए ये सब। आप दिन भर बाहर रहते हो और मैं जानता हूँ आप झूठ बोलकर उस नायरा के साथ घूमने जाते हो ना। अब बहुत बुरे हो पापा। मैं मम्मा और प्राची को बहुत मिस करता हूँ। आप पापा नहीं, हैवान हो, हैवान। चुप, एकदम चुप। ज़्यादा जुबान लड़ाई ना कैची की तरह, तो ऐसी सज़ा दूंगा कि कभी बोल ही नहीं पाएगा। मम्मा की याद आ रही है। खबरदार जो उन दोनों का नाम लिया तो। मैं तेरे लिए इतना सब लाता हूँ, फिर भी तू मुझ पर ही चिल्लाता है। बेशर्म कहीं का। जा जाकर पढ़ाई कर। अब तोशु की कस्टडी केस शुरू हो जाती है। गौरी और राघव दोनों भी फैमिली कोर्ट में केस लड़ते हैं, लेकिन केस काफ़ी डिले होती रहती है कोर्ट के बाहर। तुम चाहे ज़मीन आसमान एक कर लो, लेकिन मैं तो तुम्हें तोशु की कस्टडी जीतने ही नहीं दूंगा। तुम्हें चाहे जो करना है कर लो, लेकिन तुम जो सपने देख रहे हो ना, उन्हें मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। ये माँ अपने बेटे को अपने पास वापस ला कर ही रहेगी। दिन गुजरते जाते हैं और केस चलती रहती है। राघव अब दिन ब दिन केस की वजह से बहुत टेंशन में रहने लगता है और वो नायरा को भी समय नहीं देता, जिसके कारण नायरा भी दुखी रहने लगती है। राघव और नायरा में भी झगड़े शुरू हो जाते हैं। राघव, राघव प्लीज़ मुझसे बात करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई नीड यू बेबी। नायरा, मेरे पास पहले ही कम टेंशन नहीं है जो तुम और दे रही हो। मैं तुमसे नहीं मिल सकता, फ़ोन रखो यार, बाय। नायरा रोती रहती है और उसे गौरी की बात याद आती है।
गौरी ने सही कहा था कि मैं भी आखिर में टूट ही जाऊंगी। जो आदमी अपनी बीवी और बच्चों का नहीं हुआ, यहाँ तक कि वो अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोच रहा, वो मेरे लिए क्या करेगा, वो मेरा क्या होगा। वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। मैंने गलती कर दी इस आदमी से प्यार करके। वहीं गौरी अपने बेटे तोशु को याद करती है और उसकी तस्वीर देख देख कर उसे रोना आता है। तोशु बेटा, मम्मा आपको बहुत मिस करती है। काश आप मेरे पास होते। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ बेटा, मैं आपको उस पिंजरे से आज़ाद करके ही रहूँगी। केस के फैसले का दिन आ जाता है। गौरी और राघव दोनों भी कोर्ट रूम में आते हैं। राघव ने तोशु को चेतावनी दी होती है कि वो उसका ही नाम ले। जज कहते हैं, तोशु कस्टडी केस का फैसला अब पूरी तरह बच्चे पर ही निर्भर करता है और बच्चे के फैसले के बाद ये कस्टडी केस खत्म हो जाएगी। तोशु को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाए। तोशु कटघरे में आता है और तभी जज उससे पूछते हैं, तोशु बेटा, बिना डरे आप अपना फैसला बताओ। आप पापा के साथ रहना चाहते हो या मम्मा के साथ? तोशु राघव और गौरी की शक्ल देखता है और कहता है, मैं अपनी मम्मा के साथ रहना चाहता हूँ। तोशु मेरा बच्चा। गौरी भावुक हो जाती है और भागकर तोशु को अपने सीने से लगाती है और इसी के साथ गौरी ये कस्टडी केस जीत जाती है। अब वो अपने बेटा बेटी के साथ रहने लगती है। वहीं राघव पूरी तरह अकेला पड़ जाता है और नायरा भी उसे छोड़कर विदेश में नौकरी के लिए चली जाती है। कुछ दिनों बाद राघव और गौरी डिवोर्स ले लेते हैं और राघव के पास आखिर में कुछ भी नहीं बचता।